नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी हब 890 पर आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रवास के कारकों की चर्चा की थी, जिसमें से प्राकृतिक कारक को कवर कर लिया था हमने। चलिए आगे के कारक हम पढ़ते हैं, जिसमें से हैं आर्थिक कारक। जनसंख्या के स्थानांतरण में अन्य कारकों की तुलना में आर्थिक कारक अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जिन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं, पर्याप्त कृषि योग्य भूमि, उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई के साधन, उपयुक्त जलवायु आदि विद्यमान होती हैं, वे जनसंख्या के आकर्षण के केंद्र बन जाते हैं। ये सभी जितने भी संसाधन हैं या साधन हैं, ये पुल फैक्टर का काम करते हैं, है ना। जिस क्षेत्र में भी ये विद्यमान रहेंगे वहाँ लोग जाने के लिए उत्सुक रहते हैं और वहाँ बाहर से जनसंख्या का आगमन बढ़ता जाता है। ऐसे कौन से क्षेत्र हैं? उत्तरी भारत के विशाल मैदान, चीन के पूर्वी भाग, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, इन सभी क्षेत्रों में ये कारक पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ प्रवास अधिक होता है। आदि प्रदेशों की जनसंख्या की अधिकता के लिए आर्थिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि भी है, जैसे उत्तर का विशाल मैदान हो गया, उपजाऊ मृदा भी है, सिंचाई के साधन, नदियों की बहुलता यहाँ पर है, उपयुक्त जलवायु भी है, इसीलिए कृषि उत्पादन अधिक होता है ना। जब कृषि क्षेत्र या देश में जनसंख्या अधिक बढ़ जाती है, जिससे खाद्यान्न तथा अन्य जीवनोपयोगी साधनों की कमी पड़ने लगती है और जीवन स्तर में पतन होने लगता है, तथा वहाँ के लोग ऐसे क्षेत्रों की खोज में रहते हैं जहाँ अधिक संसाधन प्राप्त हो सकें। ये यहाँ पे पुश फैक्टर का काम कर रहा है। 18वीं सदी में यूरोप में जनसंख्या वृद्धि तथा गिरते जीवन स्तर के कारण ही असंख्य यूरोपवासी आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति के लिए उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लिए प्रस्थान किए थे। यहाँ पे पुश फैक्टर था जनसंख्या वृद्धि, गिरता जीवन स्तर, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो रही थी, संसाधन तुलनात्मक रूप में कम हो रहे थे, तो इसीलिए यूरोपवासी वहाँ से प्रस्थान कर दिए। कहाँ के लिए? उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के लिए, जो संसाधन संपन्न देश थे उस समय, महाद्वीप थे, अभी भी हैं। दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के तो संसाधनों का भी पूर्णतः दोहन नहीं हुआ है, तो यहाँ अभी भी संभावनाएं हैं प्राकृतिक संसाधनों की। आर्थिक घनत्व में प्रादेशिक अंतर के परिणाम स्वरूप जनसंख्या प्रवास को गति मिलती है। सामान्यतः उच्च आर्थिक घनत्व वाले क्षेत्र की ओर से निम्न आर्थिक घनत्व वाले क्षेत्र की ओर जनसंख्या प्रवास की प्रवृत्ति पाई जाती है। यातायात के साधन, राजनीतिक, सरकारी नीतियां, वैयक्तिक दृष्टिकोण आदि इस प्रकार के प्रवास की गति को नियंत्रित करते हैं। जहाँ पर यातायात के साधन होंगे वहाँ पर अधिक लोग जाएंगे। सरकारी नीतियाँ कैसे उस देश ने बनाई हैं, उस हिसाब से भी प्रवास नियंत्रित होता है, और व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा है, तो ये सभी कारक नियंत्रित करते हैं। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से युवा रोजगार की खोज में समीपवर्ती नगरों अथवा दूरवर्ती बड़े नगरों के लिए प्रवास करते हैं। सबसे बड़ा कारक तो है ही रोजगार, जिसमें कुछ वहीं स्थायी रूप से बस भी जाते हैं, हाँ वहाँ पे बस जाते हैं, और कुछ वापस हो जाते हैं। जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों लोग पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र के औद्योगिक नगरों में काम करते हैं। ये जो है आकर्षण के केंद्र हैं। पश्चिम बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, या औद्योगिक नगर है, शिक्षा के लिए दिल्ली हो गया, काम करने के लिए भी दिल्ली लोग आते हैं। प्रायः सभी महानगरों तथा उनके उपनगरीय क्षेत्रों के मध्य आर्थिक कारकों से दैनिक प्रवास होता है। जैसे नोएडा से दिल्ली हो गया, गुड़गांव से दिल्ली हो गया, है ना, तो यहाँ से भी लोग आते हैं। उपनगरीय क्षेत्रों में लोग प्रतिदिन प्रातः काम के लिए नगर की ओर जाते हैं और रात्रि में विश्राम करने के लिए शाम को अपने अपने घरों को वापस लौटते हैं। दिन में काम करने के लिए केंद्रीय
क्षेत्र में आते हैं और रात्रि में वापस हो जाते हैं। रात्रि में औद्योगिक या केंद्रीय CBD जिसको बोलते हैं वो मृतप्राय क्षेत्र हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर रात्रि में लोग नहीं रहते हैं। अगला कारक कौन सा है? सामाजिक सांस्कृतिक कारक। इसके अंतर्गत सामाजिक प्रथाएं, मान्यताएं, धार्मिक संकट आदि कारक प्रवास को प्रभावित या नियंत्रित करते हैं। सामाजिक प्रथाओं में भारतीय समाज में विवाह के पश्चात स्त्रियां अपने माता पिता के घर से अपने पति के घर के लिए प्रवास करती हैं। विवाह स्त्रियों के लिए प्रवास का सर्वप्रमुख कारक है। ये भारतीय समाज की मुख्य विशेषता है। यहाँ प्रवास महिलाओं का सबसे ज़्यादा होता है, केवल विवाह के कारण। विकासशील देशों तथा पिछड़े हुए समाजों में सामान्यतः निम्न सामाजिक स्तर के लोगों में गतिशीलता अधिक पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप भारत में अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजातियों और बहुत सी पिछड़ी जातियों के पास भूमि या अन्य स्थायी संपत्तियों की कमी पाई जाती है। अतः रोजगार और जीविका की खोज में इस वर्ग के बहुत से लोग अन्य क्षेत्रों तथा नगरों के लिए प्रवास करते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इनके पास न तो ज़मीन होती है न तो कुछ होता है रोजगार के लिए, तो ये सीधे नगर के लिए प्रवास करते हैं। जबकि उच्च जातियों में लोग अपनी संपत्ति और भूमियों से आबद्ध होते हैं और अपना स्थान छोड़ना नहीं चाहते। इसके यही है कि उच्च जातियों के पास ज़मीन भी होती है, सब कुछ होती है, तो वहीं पर उनको रोजगार भी उपलब्ध होता है और श्रमिक भी मिल जाते हैं। जिनके पास भूमि नहीं होती, ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोग, तो वहीं पर अपना बैठना चाहते हैं। इसके विपरीत विकसित देशों में सर्वाधिक प्रवास की प्रवृत्ति कुशल, सुशिक्षित तथा आर्थिक रूप से संपन्न लोगों में पाई जाती हैं। विकसित देशों में इसके उल्टी स्थिति देखने को मिलती है। जो अधिक पढ़ा लिखा होगा, अधिक सुशिक्षित होगा, वो प्रवास अधिक करता है, क्योंकि वो और बेहतर अवसर की तलाश में जाता है, केवल जीवन यापन के लिए नहीं रह जाता। उच्च स्तरीय व्यक्तियों में प्रशिक्षण तथा योग्यता का स्तर उच्च होता है और वे अपेक्षाकृत अधिक दूरी वो सीधे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास करते हैं। शिक्षा प्रवास को प्रोत्साहित करती है। विद्याध्ययन के लिए विद्यार्थियों का ग्रामों से नगरों के लिए प्रवास और शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवकों का उच्चतर रोजगार के लिए दूरवर्ती क्षेत्रों के लिए प्रवास इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। शिक्षा के लिए हो गया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे विश्वविद्यालय नहीं अभी हैं, तो इसलिए वो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वो शहरों में जाते हैं, और रोजगार तो है ही। कुछ ऐसे समुदायों जिनमें प्राचीन परंपराएं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ, जैसे मेडिकल की पढ़ाई हो गई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो गई, इसके लिए भी युवाओं को जाना ही पड़ता है बाहर शहर। कुछ ऐसे समुदायों जिसमें प्राचीन परंपराएं, रूढ़िवादी विचार, जातीय बंधन आदि अधिक प्रबल होते हैं, प्रवास की मात्रा अत्यंत सीमित होती है। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण ले सकते हैं खान पान का। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो नॉनवेज या मांसाहारी बिल्कुल नहीं होते हैं, तो वो छूना तक पसंद नहीं करते हैं। अब जब ऐसी स्थिति रहेगी तो वो बाहर किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में खाना भी नहीं खाएंगे या बहुत ज़्यादा छुआछूत ये सब मानेंगे, तो वो बाहर रह ही नहीं सकते। तो इसकी वजह से उनका प्रवास अत्यंत सीमित होता है। इसके विपरीत सामाजिक मेल जोल वाले उन्नत समाज में सामाजिक उन्मुक्तता और रोजगार का विस्तार अधिक होता है, जिससे प्रवास को गति मिलती है। जो थोड़े ओपन माइंडेड लोग होते हैं या जो भी है, ये इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, उनमें प्रवास ज़्यादा होता है, क्योंकि वो हर जगह एडजस्ट कर जाते हैं। धार्मिक संकट तथा धार्मिक स्वतंत्रता की भावना प्रवास को प्रोत्साहित करती है। जब किसी देश में दो भिन्न धार्मिक समुदायों के बीच अस्तित्व का युद्ध शुरू हो जाता है, तब कमज़ोर समुदायों को अपना निवास स्थान छोड़कर अन्यत्र भागने के लिए विवश होना पड़ता है। धार्मिक संकटों के कारण लाखों यहूदियों को जर्मनी और ह्यूगनाट समुदाय के हजारों लोगों को फ्रांस छोड़ना पड़ा था।
सन 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन राजनीतिक कारणों से हुआ था, किंतु उस विभाजन का आधार धार्मिक हिंदू मुसलमान ही था। इसके परिणामस्वरूप करोड़ों हिंदू पाकिस्तान से भारत को और लाखों मुसलमान भारत से पाकिस्तान के लिए स्थानांतरित हुए। भारत पाकिस्तान का विभाजन राजनीतिक और धार्मिक दोनों कारकों में इसकी चर्चा की जा सकती है। ठीक है। विभिन्न ऐतिहासिक कालों में धर्म तथा संस्कृति के प्रचार के लिए व्यक्ति तथा व्यक्तियों के समूह देश विदेश की यात्राएं करते रहे हैं। ईसा से 500 वर्ष ईस्वी पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी तक धर्म तथा संस्कृति के प्रचार के लिए बहुत से भारतीय सीमावर्ती देशों बर्मा, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, मलाया, हिंद, चीन, जावा, सुमात्रा आदि के लिए स्थानांतरित हुए। जैसे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कितने भी बौद्ध भिक्षु यहाँ से वहाँ तक। इसमें अशोक का उदाहरण सबसे पहले आता है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र पुत्री सभी को विभिन्न देशों में भेजा था। आज भी विश्व के विभिन्न भागों के प्रति वर्ष लाखों तीर्थयात्री अपने अपने तीर्थ स्थलों के लिए प्रस्थान करते हैं और कुछ दिनों बाद अपने निवास स्थान को लौट आते हैं। जैसे विभिन्न देशों में हजारों मुसलमान तीर्थयात्री प्रतिवर्ष हज करने के लिए मक्का और मदीना, जो सऊदी अरब में है, जाते हैं, इसी प्रकार हिंदू तीर्थयात्री बड़ी संख्या में बद्रीनाथ, अमरनाथ, काशी, प्रयाग, मथुरा, द्वारकापुरी, पुरी का मतलब जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम आदि तीर्थ स्थानों को जाते हैं। ये अल्पकालिक प्रवास होते हैं। ये कुछ महीनों या कुछ दिनों के बाद वापस अपने घर आ जाते हैं। इसी प्रकार ब्रिटिश शासनकाल में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए अनेक मिशनरी और पादरी अंग्रेज भारत आए और यहीं बस गए। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए यहाँ पर आए थे पादरी। देखते हैं अगला कारक, राजनीतिक कारक। जनसंख्या प्रवास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक कारणों में आक्रमण, राज्य विस्तार की प्रबल इच्छा, उपनिवेश स्थापना, राज्य नीति आदि प्रमुख हैं। एक तो आक्रमण हो गया, दूसरा राज्य विस्तार की प्रबल इच्छा हो गई, उपनिवेश स्थापना और राजनीति। ये 4 कारक राजनीतिक कारक के रूप में देखे जाते हैं। जब किसी देश में जनसंख्या अधिक बढ़ जाने अथवा खाद्य पदार्थों की समस्या उत्पन्न हो जाने से वहाँ के देशवासी अपने राज्य के विस्तार के लिए प्रेरित होते हैं और पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करते हैं। यहाँ पर एक तो चीन देश का उदाहरण लिया जा सकता है। वो हमेशा अपनी सीमा विस्तार के लिए उत्सुक रहता है, चारों तरफ वो सीमाओं का अतिक्रमण करता रहता है। उदाहरण स्वरूप चाहे भारत चीन सीमा विवाद ले लीजिए, उधर ताइवान के साथ भी उसका विवाद है और तिब्बत को उसने अतिक्रमण कर ही लिया है। दूसरा आक्रमण के रूप में यूक्रेन और रूस का, ये भी जमीन के विवाद के लिए ही है, क्षेत्र विस्तार। आक्रामक सेनाएं युद्ध के लिए अन्य राज्यों के लिए प्रस्थान करती हैं। उनमें से कुछ सैनिक मारे जाते हैं, कुछ अपने स्वदेश लौट जाते हैं और कई बार कुछ लोग विदेशों में ही रह जाते हैं। उदाहरण स्वरूप क्या है, भारत पर महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, बाबर, तैमूर आदि ने आक्रमण किया था। उनके साथ आए हुए हजारों सैनिक भारत में ही बस गए और स्वदेश नहीं लौटे। 17वीं से 19वीं शताब्दी तक अंग्रेजों, पुर्तगालियों, स्पेनियों, डचों, जर्मनी, फ्रांसीसियों और इटालियन लोगों ने उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में अपने अपने उपनिवेशों की स्थापना की थी, जिसमें एक भारत भी था, जिसके लिए करोड़ों यूरोपीय लोगों ने इन प्रदेशों के लिए प्रस्थान किया। युद्ध में बंदी तथा दास बनाए गए लोगों को विजेता देशों के लिए स्थानांतरित करने के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं।
पहले युद्ध होते थे, जो हार जाते थे युद्ध में उनको दास बना लिया जाता था विजेता देशों द्वारा। कई बार युद्ध और मृत्यु के भय से बहुत सी जनता शरणार्थी के रूप में पड़ोसी देशों में भाग जाती है। जैसे ही युद्ध शुरू होता है या कुछ भी होता है तो फिर शरणार्थी एक दूसरे देश में जाने के लिए प्रेरित होते हैं। जैसे अभी सबसे बड़ा उदाहरण रूस यूक्रेन युद्ध, बहुत से रूसी और यूक्रेनी पास के क्षेत्रों में प्रवास कर रहे हैं। 18वीं शताब्दी में जब अमेरिका में दास प्रथा प्रचलित थी, अफ्रीका के हजारों निग्रो लोगों को ज़बरदस्ती पकड़कर दास के रूप में काम करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका लाया गया। राजनीतिक कारणों से होने वाले प्रवास के ये कुछ उत्कृष्ट उदाहरण हैं। चलिए, कारक कारण तो यहाँ पे समाप्त होते हैं। आगे देखते हैं हम प्रवास के प्रकार कौन कौन से हैं। प्रवास को निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। क्या है आधार? एक कालानुक्रम प्रवास। कालानुक्रम के अनुसार प्रागैतिहासिक प्रवास, ऐतिहासिक प्रवास। ये प्रागैतिहासिक प्रवास क्या होता है, इनको संक्षेप में मैं बता देती हूँ। प्रागैतिहासिक प्रवास के अंतर्गत जो हिमयुग के समय प्रवास हुए थे, प्लीस्टोसीन हिमयुग, वे सभी प्रवास प्रागैतिहासिक प्रवास के अंतर्गत आएंगे। इसमें मध्य एशिया से बहुत से प्रवास हुए थे दूर दूर के क्षेत्रों के लिए। ऐतिहासिक प्रवास, इसके अंतर्गत प्राचीन काल के प्रवास, मध्यकालीन प्रवास और आधुनिक काल के प्रवास शामिल किए जाते हैं। अब अवधि के अनुसार दीर्घकालिक प्रवास, अल्पकालिक प्रवास, दैनिक प्रवास और मौसमी प्रवास, ये 4 प्रकार के प्रवास अवधि के अनुसार होते हैं। दीर्घकालिक प्रवास के अंतर्गत तो होता है, बहुत कम पाए जाते हैं। ये होता है कि बहुत समय के लिए प्रवास होता है, वो फिर वापस नहीं आते, वहीं पर बस जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण ले सकते हैं कि जो ब्रिटिश काल में चाय के बागानों में काम करने के लिए लोग लेकर आए गए थे दास बनाकर या कुछ भी ऐसे ही, तो फिर वो उन्हीं देशों में बस गए। अल्पकालिक प्रवास थोड़े समय के लिए होता है, कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, उसे अल्पकालिक प्रवास कहते हैं। दैनिक प्रवास एक महानगर के लिए, महानगर और उसके उपनगरीय क्षेत्रों के लिए होता है। उपनगरीय क्षेत्रों के लोग काम करने के लिए आते हैं और रात्रि को, शाम को वापस अपने घर चले जाते हैं। मौसमी प्रवास हिमालय और आल्प्स क्षेत्रों में मैंने बताया था, मौसमी प्रवास उसे कहते हैं। मौसम जैसे ही शीत ऋतु आती है वो निचली घाटी में आ जाते हैं और जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है वो वापस अपने यहाँ चले जाते हैं, यानी उच्च क्षेत्र। मौसमी प्रवास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? मजदूरों का मौसमी प्रवास, जलवासी पशुचारकों का मौसमी प्रवास, पर्वतीय प्रवास। तो मजदूरों का मौसमी प्रवास जैसे कृषि क्षेत्र के लिए, जैसे जब फसल काटने का समय होता है तब मजदूरों का प्रवास कृषि क्षेत्र की ओर होता है। और जलवासी पशुचारकों का, जब पशु चराने के लिए चरागाह हरे भरे रहते हैं। पर्वतीय प्रवास पर्वतीय क्षेत्रों में, वही शीतकाल में ऊपरी क्षेत्रों में और शीतकाल में निचली घाटियों में रहते हैं और शीतकाल में पर्वतीय प्रवास में हिमालय और अल्प्स क्षेत्रों का उदाहरण दिया जा सकता है। आकार के अनुसार प्रवास, वृहत प्रवास या वृहत संख्यक प्रवास नंबर 1, नंबर 2 लघु प्रवास या अल्पसंख्यक प्रवास। वृहत प्रवास के अंतर्गत जब बड़ी संख्या में प्रवास होता है, उदाहरण स्वरूप 1947 का भारत पाकिस्तान विभाजन, यहाँ पर
लाखों करोड़ों करोड़ों की संख्या में प्रवास हुआ था, तो इसे वृहद प्रवास कह सकते हैं। लघु प्रवास के अंतर्गत क्या आएगा? जब किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए एक देश से दूसरे देश टीमें जाती हैं, या क्रिकेट टीम का उदाहरण ले सकते हैं, इसे भी लघु प्रवास, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी संख्या में प्रवास होता है, तो इसे अल्पसंख्यक प्रवास कहते हैं। क्षेत्र के अनुसार प्रवास, इसमें कौन कौन से आएंगे? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास सभी को पता है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के लिए या एक देश से दूसरे देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है। नंबर 2, अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास, ये एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए होता है। इसको दो भागों में बांटा गया, अंतर प्रांतीय प्रवास और स्थानीय प्रवास। अंतर प्रांतीय प्रवास के अंतर्गत होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए प्रवास, जैसे हो गया उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र के लिए प्रवास, उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल के लिए प्रवास, उत्तर प्रदेश से दिल्ली के लिए प्रवास, तो ये सभी प्रवास अंतर प्रांतीय प्रवास आएंगे। और स्थानीय प्रवास के अंतर्गत कितने आते हैं? ग्राम से नगर प्रवास। स्थानीय प्रवास के अंतर्गत ग्राम से नगर प्रवास सबसे ज़्यादा होता है, इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। नगर से नगर प्रवास, ये प्रायः विकसित देशों में होता है। नगर से नगर, एक नगर से दूसरे नगर या उपनगर क्षेत्रों से बड़े नगर की ओर होता है। नगर से ग्राम प्रवास, ये सबसे कम पाया जाता है मात्रा में, लेकिन ये होता है विकासशील देशों और विकसित देशों में, अलग अलग स्थितियों में। विकासशील देशों में जैसे ही उनका रोजगार समाप्त होता है मजदूरों का या कुछ भी, तब वो वापस अपने ग्राम की ओर जाते हैं हमेशा के लिए। और विकसित देशों में ये होता रहता है नगर से ग्राम प्रवास। वहाँ के जैसे स्वच्छ वातावरण हो गया, ये सभी चीज़ें वहाँ आकर्षित करती हैं व्यक्तियों को। ग्राम से ग्राम प्रवास ये होता रहता है कृषि क्षेत्रों में अधिकतर, जहाँ कृषि क्षेत्र होगा वहाँ ग्राम से ग्राम प्रवास होता रहता है, या महिलाओं का विवाह के लिए भी होता है। अब देखते हैं दूसरा, प्रवास में अवरोधक, बैरियर्स इन माइग्रेशन। एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए मानव प्रवास के मार्ग में अनेक बाधाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? अवरोधक तत्व कहा जाता है। इन्हें दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक अवरोधक, मानव निर्मित या कृत्रिम अवरोधक। क्या है ये? सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक अवरोधक। ऊंची पर्वत श्रेणियाँ, विस्तृत महासागर, मरुस्थल, घने एवं दुर्गम जंगल, दलदल, हिमक्षेत्र आदि मनुष्य के प्रवास में प्रमुख प्राकृतिक अवरोधक हैं। नंबर 1, ऊंची पर्वत श्रेणियाँ सदैव से ही प्रवास को नियंत्रित करती रही हैं। भारत के उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित होने के कारण उत्तर दिशा से आक्रमणकारियों का प्रवास कभी नहीं हो पाया है, इसीलिए हिमालय को भारत का रक्षक कहते हैं। प्राचीन और मध्यकाल में लगभग सभी आक्रमण पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमावर्ती सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के खैबर, बोलन, गोमल आदि दर्रों से होकर हुए हैं। नंबर 2, प्राचीन काल में जब जलयानों का प्रचलन नहीं था, महासागर प्रवास में बाधक थे। महासागर को कैसे पार करेंगे बिना जलयान के? किंतु आधुनिक युग में महासागर और सागर जल यातायात के प्रमुख साधन बन गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में सहायक सिद्ध हुए हैं। अफ्रीका में सहारा और कालाहारी, एशिया में अरब, थार और तुर्किस्तान, दक्षिण अमेरिका में अटाकामा, पेंटागोनिया तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों में जल के अभाव के कारण यात्रा करना अत्यंत दुष्कर और कठिन कार्य है। ऐसे में विशाल मरुस्थल प्रवास में अवरोध उत्पन्न करते हैं। यहाँ वर्तमान समय में हवाई यातायात के द्वारा, हवाई जहाज़ के द्वारा प्रवास होता है। भूमध्य रेखीय वनों की अति सघनता, विषैले कीड़े मकोड़ों, सर्पों आदि की अधिकता के कारण इनसे होकर गुजरना बहुत कठिन होता है, और अनेक भागों में तो यह संभव ही नहीं होता। यही कारण है कि दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन और मध्य अफ्रीका में
कांगो बेसिन में प्रवासियों से लगभग अछूते हैं। ये क्षेत्र अभी भी यहाँ पर कोई नहीं जा सकता। विश्व के जिन भागों में जलाधिक्य, बाढ़, निम्न भूमि आदि के कारण विस्तृत भाग में दलदल पाए जाते हैं, वे भी प्रवास को अवरुद्ध करते हैं। उत्तरी साइबेरिया का विस्तृत भाग दलदली है, तो वहाँ पर अभी प्रवास करना पॉसिबल नहीं है। उत्तर प्रदेश के तराई में भी संकीर्ण पेटी मिलती है, जिसे उत्तर दक्षिण पार करना मुश्किल होता है। नंबर 6, अंटार्कटिका, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड आदि हिमाच्छादित भूखंड भी मानव प्रवास के प्रमुख अवरोधक हैं। ये तो हो गए प्राकृतिक कारक, प्राकृतिक अवरोधक। दूसरा क्या है? कृत्रिम अवरोधक। कृत्रिम या मानव निर्मित अवरोधकों में सुरक्षा दीवार, बाढ़ का निर्माण, आर्थिक सुदृढ़ता, सामाजिक बंधन, राजनीतिक नियंत्रण आदि प्रमुख हैं। जो मानव द्वारा अवरोध बनाए गए उन्हें मानव निर्मित अवरोध कहते हैं, जिनमें से ये कारक ये प्रमुख हैं। प्राचीन काल में बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा के लिए राज्य की सीमा पर मजबूत तथा ऊंची दीवार बनाने का प्रचलन था, जैसे चीन की प्रसिद्ध महान दीवार इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। इस दीवार को चीनी जनता ने मध्य एशिया से होने वाले आक्रमणों को रोकने के लिए बनाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मन सरकार ने देश की सीमाओं पर लोहे की बाड़ बनवा दी थी। ये उदाहरण है कुछ दीवार बनाने के। नंबर 2, समाज में प्रचलित सामाजिक प्रथाएं, रूढ़ियाँ, मान्यताएं आदि प्रवास के लिए अवरोध उत्पन्न करती हैं। सामान्यतः रूढ़िवादी समाज में व्यक्तियों का स्थानांतरण कम पाया जाता है, क्योंकि उनमें मेलजोल की भावना बहुत कम होती है, अपनी रूढ़ियाँ, मान्यताएं, इस सब की वजह से। नंबर 3, वर्तमान में राजनीतिक या सरकारी नियंत्रण ही प्रवास को सशक्त अवरोधक हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक राष्ट्र और राष्ट्रीयता की भावना ने विदेशी आगंतुकों पर नियंत्रण को अनिवार्य बनाया, जिसके अनुसार सरकारी अनुमति और नियंत्रण के अनुसार ही निश्चित उद्देश्यों के लिए एक देश से दूसरे देश प्रवास होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की स्वायत्त नीति के अनुसार केवल गोरे लोग ही वहां की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि कुछ ऐसे ही देश हैं जो सीमित प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करते हैं। इन सभी देशों द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं उनको उदाहरण स्वरूप लिखा जा सकता है। वर्तमान में जो बनाते रहते हैं नीतियाँ। टॉपिक से संबंधित प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रवास के लिए जिम्मेदार कारणों की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। सबसे पहले 2 लाइन में प्रवास स्पष्ट करेंगे, उसके बाद उसके जितने भी कारण हैं, 4 कारण हैं, उनकी चर्चा उदाहरण स्वरूप करेंगे। ठीक है, 250 वर्ड में आराम से हो जाएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 2 क्या हो सकता है? प्रवास के अवरोधक तत्व क्या हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं? कृत्रिम अवरोधकों को वर्तमान के उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। अवरोधक तत्व बताएंगे पहले क्या है, इनके 2 प्रकारों को बताएंगे, प्राकृतिक एवं मानवीय, फिर कृत्रिम अवरोधकों को उदाहरण सहित स्पष्ट करेंगे। जो विभिन्न देशों द्वारा वर्तमान नीतियाँ बनाई गई हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। यूपीएससी में 2022 में क्वेश्चन आया है इस टॉपिक से संबंधित। कौन सा है? अभिकर्ष एवं धक्का के कारक किस प्रकार मानव प्रवास को प्रभावित करते हैं के कारक। यहाँ पे पुल एंड पुश फोर्स की बात की गई है, ये ट्रांसलेशन है धक्का। नवीन बस्ती प्रतिरूपों को समझने में उपरोक्त कारक किस प्रकार की भूमिका प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले अभिकर्ष एवं धक्का या इन कारकों की चर्चा करेंगे। पुल एंड पुश फोर्स है ना, इसके प्रभाव की चर्चा करेंगे। उसके बाद जो नवीन शहर या बस्ती बसे हैं इनकी वजह से उसकी भूमिका को प्रस्तुत करेंगे। हाउ माइग्रेशन इज अफेक्टेड बाय पुश एंड पुल फैक्टर्स, एक्सप्लेन हाउ दीज फैक्टर्स प्ले ए रोल इन अंडरस्टैंडिंग न्यू सेटलमेंट पैटर्न्स। ठीक है, आज से ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में
अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।